मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद घनसावंगी के बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं और बहनें, सुषमा ताई जी की उनका शानदार भाषण, राजेश भैया टोपे जी, निसार देशमुख जी, मिलिंद अवहार जी, नासिर खान साहब, ख्वाजा भाई, इब्राहिम पठान साहब, अमोल टोपे जी, अकरम बागवान साहब, मोइन इनामदार साहब, समद बागवान साहब, हैदर अली, अरशद बागवान, नाजिम साहब, पिछले 3 घंटे से आप भाषण सुन रहे हैं। मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे शायरी की जबान में भी बात करूं और थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू भी करूं। बड़ी तादाद में इधर बाईं तरफ, सामने, दाईं तरफ, पीछे, छतों तक लोग बैठे हुए हैं। जालना बहुत दिनों बाद आना हुआ है और घनसावंगी तो पहली बार आया हूं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और न सिर्फ घनसावंगी के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भी भविष्य का फैसला करना है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां किसान बड़ी तादाद में बैठा है, नौजवान बड़ी तादाद में बैठा है। मेरा सौभाग्य यह भी है कि मैं आपका खासदार हूं। मैं राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं राजेश टोपे जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने सभी समाजों को जोड़ करके अपनी बात रखी। इस दौर में ऐसे राजनेताओं की बड़ी जरूरत है। वो माइक पर खड़े थे, बोल रहे थे और मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आ रहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं आज राजेश भैया टोपे के लिए आपसे अपील करने आया हूं और सामने बड़ी तादाद में, मैंने कहा ना कि गांव से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, भोले भाले लोग बैठे हैं, हर समाज के लोग बैठे हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ईसाई, इस भीड़ में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट से चलाएगा, लेकिन यह महाराष्ट्र है, यह वीर शिवाजी महाराज की भूमि है, यह बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, यह अपनी अस्मिता के लिए लड़ने वाली धरती है। यह कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई दिल्ली में बैठ के इसे संचालित करे। यह चुनाव इस बात का चुनाव है कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे या गुजरात और दिल्ली के लोग चलाएंगे, इस बात का चुनाव है। घनसावंगी वालों, राजेश टोपे जी ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं वो गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं तो आपको समझाने आया हूं और खास तौर से
मेरे अपने समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे भी थोड़ी देर गुफ्तगू करने आया हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर, एक संत सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है पेड़ के नीचे। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास, उस सोते हुए संत के पास गया और उसे देख करके जोर की लात मारी और मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक लात मारने वाले इंसान के हाथ में सौंप दी? याद करिए, कोरोना के दौरान एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को किस तरह से तोड़ा गया, लोकतंत्र को किस तरह से लूटा गया, जमहूरियत को किस तरह पामाल किया गया। इसी महाराष्ट्र ने देखा कि जब आप अपनी जानों के बचाने के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां मांग रहे थे और एक इंसान जो आपका स्वास्थ्य मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर होते हुए, उसने ये नहीं पूछा कि किसका मजहब क्या है, किसकी जात क्या है, उसने ऑक्सीजन बांटा, उसने दवाइयां बांटी, अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन उसी दौरान दिल्ली में षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को लूटा जा सके। ये जो महायुति की सरकार है वो धोखेबाजों और खोखेबाजों की सरकार है। और अब वो आपके बीच में आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए। तो फिर आपको तो ये उनसे कह ही देना है कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। मैंने सुना है नाम भी यही है, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अब के नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। एक ऐसा दौर जब अच्छे अच्छे बिक गए, एक ऐसा दौर जब अच्छे अच्छों ने समझौता कर लिया, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिया, तब पूरे मराठवाड़ा ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि एक इंसान जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, उसने कहा कि मिटना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है, बिकना कबूल नहीं है। ऐसे में घनसावंगी वालों, निष्ठा का कोई मोल तो होता है ना, न समझौता करने का कोई मोल तो होता है ना। खुददारी का मोल होता है, गद्दारी का मोल नहीं होता। एक तरफ गद्दार खड़े हैं, एक तरफ खुददार खड़े हैं। एक तरफ नारा लगाने वाले लोग हैं कि कटोगे बटोगे, भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। और एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, वो क्या कह रही है कि हम आएंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देंगे। क्या कह रही है महाविकास अघाड़ी कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपया देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, मुफ्त दवाइयां देंगे और महिलाओं को बसों में टिकट नहीं कटवाना पड़ेगा, फ्री यात्राएं दी जाएंगी। हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए योजनाएं लेके आने की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब महाराष्ट्र के लिए आवाज उठाई तो यह बात पार्लियामेंट में कोट की थी कि 2014 में प्रधानमंत्री जी यवतमाल के दाभड़ी गांव गए थे और वहां खड़े होकर के महाराष्ट्र के किसानों को अच्छे दिन लाने का उन्होंने सपना दिखाया था। लेकिन अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं है कि उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की।
मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमारी आंखों में उन 700 किसानों की शहादत है जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री से यह कहते रहे कि यह कृषि काले कानून वापस ले लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को शहीद होते देखते रहे। जब 700 जानें कुर्बान हो गई तो एक दिन उन्हें ख्याल आया कि ये कृषि कानून गलत है, इन्हें वापस ले लेना चाहिए। उन 700 किसानों की शहादत का बदला लेने का चुनाव है ये। इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे अपील कर रहा हूं। ये बड़े साजिश करने वाले लोग हैं, बड़े धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाते हैं, बातें कुछ और कहते हैं, करना कुछ और होता है। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताऊं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताना। इन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए कि पूरा देश एक बार अचरज में आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में गांव है हाथरस, जहां एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार किया गया और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जबरन जला दिया गया। पूरा देश चुप था। लेकिन मैं सल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि वो 44 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली से जब हाथरस के लिए निकले कि हमें उस दलित परिवार से मिलना है, तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने यह कहा कि आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती। मैं साथ में था, मैं गवाह हूं इस बात का। राहुल गांधी जी ने कहा आप हमारी गाड़ियों के टायर रोक सकते हैं लेकिन हमारे कदमों को नहीं रोक सकते। वो पैदल चल पड़े हाथरस के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में। मेरे भाई, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वो आपको बांटने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं वो उतने हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहना है। वो तो ऐसे लोग हैं कि भाई को भाई से लड़ा दें। गांव में एक गुट किसी के साथ है तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे गुट को कैसे खरीद के अपने साथ किया जा सके। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, घनसावंगी वालों, मराठवाड़ा वालों, मेरी एक बात को याद रखना, घर लेके जाना इस बात को कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इस बात को याद रखना। ये बहुत शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव इस बात का चुनाव है कि यह देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा। यह इस बात का चुनाव है। इसी महाराष्ट्र ने देखा कि किस तरह से पहले साजिश करके चलती सरकार तोड़ी गई और उसके बाद फिर सबने देखा कि सरकार तोड़ने से सुकून नहीं मिला तो शिवसेना का चुनाव निशान छीना गया। जब उन्हें उससे भी सुकून नहीं मिला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान घड़ी छीन ली गई। लेकिन भाजपा वालों, आप ये भूल गए कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, अच्छा समय नहीं छीन सकते हो। वो अभी भी महाविकास अघाड़ी के पास है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, मैं शायरी भी सुनाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं ना, तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अचरज भरी नजरों से देखते हैं और मैं वहां खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि मैं उनको बस उनके वादे याद दिलाता हूं। उन्होंने वादा किया था ना, नारे लगाए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तब मैं उनसे कहता हूं प्रधानमंत्री जी याद है ये नारा या भूल गए आप? 2014 में उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और फिर हुआ क्या? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कहां पहुंच गया? 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं, महायुति की सरकार वो सरकार है जो फिल्में तो टैक्स
फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। कफन पर टैक्स लेने वाले लोग हैं ये, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। मैं इन दिनों पूछता हूं, उनको वो नारा याद दिलाता हूं, उनका वो भाषण याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी तेवर के बीच खड़ा हूं जिसकी प्रशंसा हम सुनते रहे। ये एक चीज जान लीजिए, चुनाव जो है ना, वो सिर्फ खामोशी से नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। आज की इस रैली में वो लोग आए भले ना हो, लेकिन लाइव देख रहे होंगे, तो यह भी तय है कि आज नींद नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जोश है ना, वो पूरे महाराष्ट्र में जाए, दिल्ली तक जाए, ताकि यह तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, खोखेबाज हैं, इनको सबको यह महसूस हो कि हां, अब मराठवाड़ा की जनता और खास तौर से घनसावंगी की जनता जागृत हुई है और एकजुट हुई है महाविकास अघाड़ी के लिए, एकजुट हुई है राजेश टोपे जी के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं आप, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चौकीदार नाम लो, आप समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं सलाम करता हूं आपकी सोच को, आपकी जिंदा दिली को, आपकी जागरूकता को। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, अच्छा आप कुछ बोलो मत, मैं देश में जहां भी खड़ा होता हूं बस चाय बोलता हूं, लोगों को स्वाद आ जाता है। ये कमाल है भाई आप लोगों का। मैं मतलब आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र वालों, आपके साथ तो एक अलग तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अलग तरह का। यह महाराष्ट्र की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़िए, आधी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? वादा किया था कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगाई जाएगी। जानते हैं क्या किया गया? उसे गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। मैं यहां खड़ा होकर के सीधे सीधे यह बात कह रहा हूं कि नागपुर में लगने वाली, एयरपोर्ट के पास लगने वाली एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों लेके चली गई भाजपा सरकार? जवाब दे। यह महाराष्ट्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है। महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी, वो भी गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। यह महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरे राज्यों को दिया गया है। 20 तारीख आपके साथ हुए हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है, आपको यह ध्यान रखना है।
कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में जो नाम आने जा रहा है ना, उस पर दिल में थोड़ा सा गुदगुदी हो ना, तो उसे तालियों में बदलना महाराष्ट्र वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी इस बार जब महाराष्ट्र आए थे तो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं यहां खड़ा होकर कहता हूं कि भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हिसाब तो आप दीजिए घनसावंगी वालों। 10 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पे पहुंचा दिया है इन्होंने। इसलिए होशियार रहिए, समझदार रहिए। अगर 70 साल इनको मिल गए होते तो ये मानव से आदिमानव बना देते हम लोगों को। इसलिए बहुत समझदार रहने की जरूरत है। आपसे बस इतना अपील कर रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मैं महाराष्ट्र के जिन भी इलाकों में जा रहा हूं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और राजेश टोपे जी का शरद पवार जी से कितना निष्ठा का संबंध है, ये आप सारे लोग जानते हैं। पिछली बार जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की सेवा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की है, हेल्थ मंत्री रहते हुए की है, अंदाजा लगाइए कि इस बार सरकार बनेगी तो ये और कितना ताकतवर होकर के आपके सामने लौट के आएंगे। तो आप 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, ईवीएम की कतारों में लगना, तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो। आप आने वाली सरकार का एक बहुत ताकतवर मंत्री चुनने जा रहे हो, ये सोच के घर से बाहर निकलना। यहां बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं, मेरी आवाज माओ बहनों तक जा रही है। मैं सबसे अपील करते हुए ये कह रहा हूं, भाजपा की सरकार में, शिंदे की सरकार में यहां जो प्रत्याशी हैं उनको देख लीजिए। कोई यहां से उछल कूद करके वहां गया है, कोई एक पार्टी से उछल कूद करके अपक्ष लड़ रहा है, लेकिन चट्टान की तरह एक आदमी खड़ा है जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, जो कल जहां था वही खड़ा हुआ है। क्योंकि हल्की फुल्की आंधियों से जो मजबूत दरख्त हैं वो उखड़ते नहीं हैं, वो हिलते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई, पिछले कई वर्षों से ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने समाज के लोगों से विशेष तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कराए हुए काम तो आपको गिना ही रहे थे। वो चाहे उर्दू मदरसों को मंजूरी हो, या कब्रिस्तानों की वॉल कंपाउंड हो, या फिर अंबड मदरसे को आमदार फंड से पीने के पीने की पाइपलाइन हो, या शादी खाना हो, या फिर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तंत्र निकेतन महाविद्यालय में स्पेशल कोटा हो। ये जो काम है करते हुए उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है।
इस चुनाव में अपना एक भी वोट कहीं इधर उधर देने का मतलब है सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, ये आपसी मनमुटाव, आपसी गुटबाजी, ये घरों तक रखिए। सियासी फैसले आपसी गुटबाजी और आपसी मनमुटाव से नहीं होते हैं, उसके लिए दूरंदेशी रखनी पड़ती है, दूर का सोच के चलना पड़ता है। सिर्फ आमदार चुनने के लिए वोट नहीं देना है, महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए वोट देना है, इसलिए घरों से बाहर निकलना है। और एक चीज जान लीजिए, जब तक सारे समाज एकजुट नहीं होते हैं तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो वो चाहे किसान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बार 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और राजेश भैया टोपे जी के लिए अपना दिल खोल करके 3 नंबर का जो बटन है ना, ये जो तुतारी है ना, जब तुतारी बजती है ना, जब बिगुल बजता है ना, जब नगाड़ा बजता है ना, तो गद्दार कहां चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो चुनाव निशान भी अच्छा है, इस चुनाव निशान को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के राजेश भैया टोपे के लिए 3 नंबर वाला जो ईवीएम का बटन है वो बटन दबाइए, इन्हें जिताइए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका राजेश भैया टोपे को दिया गया एक एक वोट सिर्फ राजेश भैया टोपे को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट इस देश में दलितों की सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट उद्धव साहब ठाकरे को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट शरद पवार जी की जो 50 साल की राजनीति है उसकी निष्ठा का सबसे अच्छा समर्पण होगा। आपका दिया गया एक एक वोट आपके इस बेटे, आपके इस भाई इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहता हूं कि आप इन्हें जिता करके असेंबली में पहुंचाइए। ये असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। आमदार जिताइए, खासदार फ्री में मिल रहा है। ये यहां लड़ेंगे, मैं वहां लड़ूंगा। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक घनसावंगी के लोगों की लड़ाई को हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं आपसे ये अपील करता हूं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मेरे भाई, उनके पास पैसा बहुत है, वो खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं जब सीधी लड़ाई में न जीत पाओ तो बांट दो। 1000 वोट, 500 वोट किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में अगर कहीं बर्बाद हो जाता है तो उसका भी फायदा उन्हें मिलता है। इसलिए एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, ये सोच बना करके घरों से बाहर निकलना है। और ये भाजपा वाले जब झूठ बोले तो इनके झांसे में मत आना। वो शिंदे, भाजपा और अजीत पवार जी के गुट के एक मंत्री साहब एक गांव में गए। बड़ा मजे का वाकया सुनिए। मंत्री जी जब गांव में गए तो उन्होंने जल्दी जल्दी गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोले इधर आओ, हम आज गांव की समस्याएं समाप्त करना चाहते हैं। गांव वाले आपकी तरह भोले भाले लोग इकट्ठा हो गए। बोले बताओ गांव की क्या समस्या है। तो गांव वालों ने कहा साहब 2 समस्या है। बोले पहली बताओ। बोले साहब गांव में हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने पता नहीं कहां मोबाइल निकाला, फोन लगाया और डांट के कहा कि ऑफिसर्स मुझे इस गांव में अभी टेम्परेरी कल एक हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। मैं गांव के लोगों के सामने खड़ा हूं, इनसे वादा कर रहा हूं। और फिर फोन काट करके कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई टावर नहीं आता। ये हैं भाजपा के लोग, ये हैं शिंदे गट के लोग। झूठ आपके सामने ऐसे बोलेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए धोखा खा जाएं, अचरज में आ जाएं कि भाई किन हरिश्चंद्र लोगों से हमारा पाला पड़ा है। लेकिन इनका हर वादा झूठा है। ये धोखेबाजों की पार्टी है, खोखेबाजों की पार्टी है। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है। और जिन्हें यह लगता है कि वो साजिश करके
धोखा दे करके राजेश भैया टोपे का कुछ बिगाड़ लेंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। राजेश भैया इधर आइए, आप इधर आइए। आप मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं घनसावंगी वाला। मैं ट्विटर पर पहली बार राजेश भैया टोपे के बारे में तब जाना जब इनके किए गए काम को WHO ने नोटिस लिया। कहां? WHO ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मैसेज गया कि महाराष्ट्र का एक हेल्थ मिनिस्टर है जो कोरोना के बीच में एक एक व्यक्ति की ऐसी सेवा कर रहा है जैसे अपने परिवार के लोगों की सेवा की जाती है। इन्होंने उस दौरान, जिंदगी में मां से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं, कोई कामयाबी, कोई पद, कोई शोहरत, कोई दौलत मां से बढ़ के नहीं है। वो भी कुर्बान हो गया, वो भी इनसे बिछड़ गई। उस कुर्बानी का तो कोई मोल नहीं हो सकता ना, उस समर्पण का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन यह व्यक्ति फिर भी आपकी सेवा करता रहा। और आज जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा है, घनसावंगी खड़ा है, तो अगर ऐसे सेवा करने वाले लोगों को भी अगर लोगों के बीच में जाके दामन फैलाना पड़े तो मुझे लगता है यह उस प्रेम का अपमान होगा जो आप अपने निष्ठा करने वाले नेताओं से करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तो वो लोग हैं ना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरे समाज के जो लोग बैठे हैं मैं उनसे एक बड़ी बात कह रहा हूं। अरे आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं रखता हूं इस बात पे ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं इस भाई के लिए अपना दामन आपके बीच में फैला करके खड़ा हूं कि कोरोना में किए गए इनके काम जो थे ना, अभी उनकी यादें ना तो भूली हैं ना इनकी मेहनत का वो पसीना सूखा है। 20 तारीख वो दिन है कि जब आप घरों से बाहर निकलेंगे और अपना एक एक वोट, वो किसी भी समाज के लोग हो, अपना एक एक वोट राजेश भैया टोपे को दे के आएंगे। और जिन्हें लगता है कि साजिश करके राजेश भैया का नुकसान कर लेंगे, उन्हें बताया जाए कि दायरे में सिमट के आएगा। वहां जो पीछे तक लोग खड़े, आज से घनसावंगी के हर मोबाइल की हर स्टेटस, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर का ये पंक्तियां होनी चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इससे अच्छी तस्वीर कोई नहीं हो सकती। जो बांटने की बात करने वाले लोग हैं अपने मफाद के लिए, उन्हें बताओ कि इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश टोपे या फिर सुषमा ताई, ये इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, जात अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता के रिश्ते से एक हैं और इनका काम सिर्फ जनता की सेवा करना है। मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूं और मैंने बड़ी मजबूती के साथ राजेश भैया का हाथ पकड़ा है। ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, कोई पैसा, कोई साजिश इसे तोड़ नहीं सकती, इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई, अच्छा इसे फिर से सुनाना है, अच्छा फिर से सुनाना पड़ेगा, अच्छा। दायरे में सिमट के आएगा, मैंने कहा ना ये जो आएंगे आपको
धमकाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, उनसे कहना है कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। अगली पंक्ति पे यहां मौजूद एक एक हाथ हवा में उठेगा कि आंधियों को जरा खबर कर दो। देखिए, ताई ने माला पहना दी और मुझे लगता है कि ये माला जो है वो जीत की है, तो इसके असली हकदार जो है वो राजेश भैया है। मैं पढ़ता हूं पंक्तियां कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो। शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए कि आने वाली 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलोगे और अपना एक एक वोट तुतारी के निशान पर 3 नंबर बटन दबा के दे के आओगे। मेरे आने को मायूस नहीं करोगे ना? राजेश भैया